गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। टुडे इन 11th क्लास केमिस्ट्री, आज हम 11th क्लास केमिस्ट्री में न्यू यूनिट आर स्टार्टिंग हाइड्रोकार्बन्स पार्ट फर्स्ट है, आपका पहला पार्ट है और नई यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं और यूनिट का नाम क्या है? हाइड्रोकार्बन्स। तो देखो नाम से इंडिकेट हो रहा है, हाइड्रोकार्बन्स मींस कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली। तो सबसे पहले तो आप लिखोगे डेफिनेशन कि व्हाट आर हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स में क्या लिखोगे आप डेफिनेशन में? दी कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली। द कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, the compounds of carbon and hydrogen only are called hydrocarbons, जो कंपाउंड्स है कार्बन और हाइड्रोजन के, जो कंपाउंड्स है किसके? कार्बन और हाइड्रोजन के, वो क्या कहलाते हैं? आपके हाइड्रोकार्बन्स कहलाते हैं। अब इसमें आपका आता है क्लासिफिकेशन कि आपके हाइड्रोकार्बन्स को भी क्लासिफाई किया हुआ है। क्लासिफिकेशंस कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड्स को भी, इनको हम मेनली तीन कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एल्केन्स, सेकंड है एल्कीन्स और थर्ड आपकी आती है एल्काइंस। हाइड्रोकार्बन्स को मेनली तीन कैटेगरी में डिवाइडेड किया है, एल्केन्स, एल्कीन्स और एल्काइंस। एल्केन्स में कौन सा आता है? आपके सिंगल बॉन्डेड है, सिंगल बॉन्ड वाले। इसमें आपके डबल बॉन्ड वाले आते हैं और एल्काइंस में आपके आते हैं ट्रिपल बॉन्ड। कार्बन का वो कंपाउंड जिनमें कार्बन जिस कंपाउंड के अंदर ट्रिपल बॉन्ड होगा वो एल्काइंस वाला कहलाएगा। जिस कार्बन के कंपाउंड में डबल बॉन्ड होगा वो एल्कीन्स, और कार्बन हाइड्रोजन का वो कंपाउंड जिसमें ओनली सिंगल बॉन्ड है वो क्या कहलाएगा? आपका एल्कीन्स। तो ये तो चीज की डेफिनेशन और क्लासिफिकेशन के बारे में। नेक्स्ट इसमें आता है आपका नोमेनक्लेचर एंड आइसोमेरिज्म। जो नेक्स्ट टॉपिक क्या आता है इसका? nomenclature and isomerism। nomenclature and isomerism की नोमेनक्लेचर, इसमें नोमेनक्लेचर तो हम ऑलरेडी पहले भी डिस्कशन कर चुके हैं, पर इसमें हम जैसे कुछ हम जैसे डिस्कशन करेंगे। जैसे सिंपली आपका जैसे ब्यूटेन है, तो ब्यूटेन क्या हो जाएगा? 4 कार्बन के लिए CH3 CH2 CH2 CH3। ऐसे पेंटेन है आपका, तो पेंटेन क्या हो जाएगा आपका? CH3 CH2 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 CH3। देखो कैसा है ब्यूटेन। ब्यूट का मतलब 4 कार्बन, स्टार्टिंग में आपको 4 ओनली कार्बन, और एन का मतलब कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड। और एन जैसे आपने क्या किया, जैसे यही है ब्यूटेन है आपका, तो ब्यूट का मतलब 4 कार्बन बना लो आप, 1 2 3 4, और एन का मतलब कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड। अब बाकी कार्बन हमेशा याद रखना 4 बॉन्ड बनाता है, जितने कम उतने हाइड्रोजन लगा दो। जैसे यहाँ इस कार्बन में 1 बॉन्ड बनाता है तो 3 हाइड्रोजन, इसने 2 है तो CH2, इसने भी यहाँ 2 है तो CH2 आ जाएगा, यहाँ 1 है तो CH3। सेम ऐसे पेंटेन में। ये तो थी सिंपल। नेक्स्ट हम जैसे एक नेमिंग डिस्कशन कर रहे हैं, इसी में ही जो आपकी एल्केन की है,
देखो ये है आपकी जैसे नेमिंग। अब जैसे अगर हमें इस चेन में की करनी है, क्या करनी है इस चेन की, अगर हमें क्या करनी है नेमिंग करनी है, तो देखो हम जैसे पहले तो नेमिंग का रूल कहता है सबसे लंबी चेन सेलेक्ट करना। क्या? सबसे लंबी चेन सेलेक्ट करना। तो सबसे लंबी देखो कौन सी होगी, 1 2 3 4 5 6 कार्बन की है, या 1 2 3 4 5 6, या 1 2 3, मतलब आपकी मैक्सिमम 6 कार्बन की बन रही है। आप देखो 6 कार्बन की एक तो ये बन रही है, 1 2 3 4 5 6, ये आपकी स्टेट बन रही। तो स्टेट करो चाहिए, दोनों की बात एक ही है, क्योंकि अगर स्टेट करते हैं तब भी 2 ब्रांचिंग आती हैं, और ये वाली करते हैं ऐसे ऐसे तब भी 2 ब्रांचिंग। तो हमने कर ली स्टेट ब्रांचिंग। अब बात आती है नंबरिंग की, कि नंबरिंग इस साइड से करें या इस साइड से करें। तो देखो ब्रांचिंग आपकी किस साइड से नजदीक पड़ती है, देखो यहां से, यहां पर 2 नंबर पे ब्रांचिंग आ रही है, यहां आपकी 3 नंबर पे ब्रांचिंग आ रही है, तो इसलिए नंबरिंग करेंगे इस साइड से, 1 2 3 4 5 6। क्या हो जाएगा, नंबरिंग यहां करेंगे इस साइड से। क्यों करेंगे, क्योंकि आपकी ब्रांचिंग इस साइड से नजदीक आ रही है। अब आती है नेमिंग की, भाई ये दोनों एज ए प्रीफिक्स के रूप में यूज करते हैं, ये मिथाइल होगा, ये इथाइल। अब इनमें हम क्या करते हैं, अल्फाबेटिकल ऑर्डर। क्या करते हैं, अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से ये आपका क्या है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से ये आपका है इथाइल। ये कौन सा ग्रुप है आपका, इथाइल ग्रुप है। तो इथाइल है और ये आपका है मिथाइल, तो इथाइल का ई पहले आता है एम, तो इसलिए इसकी नेमिंग हो जाएगी 4 इथाइल। और उसके बाद है फिर आपका 2 मिथाइल हेक्सेन। देखो ये दोनों एज प्रीफिक्स हैं, प्रीफिक्स में नेमिंग नंबरिंग इसको पहले क्यों दी, क्योंकि इथाइल का ई पहले आता है। तो 4 इथाइल 2 मिथाइल, फिर अपनी 6 कार्बन है तो हेक्स, सिंगल बॉन्ड है तो एन। एक और हम एग्जांपल डिस्कशन कर रहे हैं इसमें। और नेमिंग में आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ज्यादा आपकी अच्छी स्ट्रॉन्ग नेमिंग हो पाएगी। आप ये नहीं कि जो सिर्फ वीडियो वाली नेमिंग करोगे, क्योंकि वीडियो वाली नेमिंग सफिशिएंट नहीं है, क्योंकि हम इसमें ज्यादा डिस्कशन कर नहीं सकते। नेमिंग के ऐसे ही कम से कम 100 150 1000 एग्जाम्पल है, और हम एक दिन वीडियो में ज्यादा 4-5 डिस्कशन कर सकते हैं। ऐसे करेंगे तो कम से कम 10-15 वीडियो तो नेमिंग पे बन जाएंगी। नेक्स्ट हम जैसे एक और नेमिंग का एग्जांपल ले रहे हैं, थोड़ा सा टाइप कलर है, CS3 CS2 देखो जैसे ये है आपकी। अब देखो इसमें सबसे पहला रूल कहता है नेमिंग का, सबसे लंबी चेन सेलेक्ट करना। तो सबसे लंबी चेन कौन सी हो रही, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, या 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सबसे लंबी यही हो रही है, तो इसलिए हम लंबी चेन करेंगे ये वाली सेलेक्ट। अब बात आती है नंबरिंग की, यहां से भी 1 2 3 4 5 कार्बन पे आ रही है, यहां से भी आपकी 1 2 3 4 5, दोनों साइड से 5 नंबर पे आ रही है ब्रांचिंग, इसलिए आप किसी भी साइड से कर सकते हो। इसलिए हमने नंबरिंग यहां से कर दी 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब देखो जनरली हम क्या करते हैं, मिथाइल है, इथाइल है, प्रोपाइल, वो अगर साइड में तो उसको तो सिंपली नेमिंग कर देते हैं, लेकिन इस तरह की अगर साइड में हो तो उसको हम नेमिंग कैसे करेंगे। अब देखो इसमें हम क्या करेंगे, जैसे साइड में सपोज 3 कार्बन का रहता तो इसका नाम हो जाता प्रोपाइल। 1 कार्बन के लिए आता मिथाइल, 2 के लिए इथाइल, 3 के लिए प्रोपाइल। पर प्रोपाइल आ जाता 3 कार्बन का रहता, ओनली 3 कार्बन का। लेकिन अब इसमें 2 ग्रुप और हैं मिथाइल, इसलिए इसका नाम हो जाएगा 2,2 डाइमिथाइल
प्रोपाइल हो जाएगा। तो नेमिंग क्या हो जाएगी, 5th कार्बन के ऊपर और ब्रैकेट के अंदर आपका क्या आ जाएगा फिर 2,2 डाइमिथाइल प्रोपाइल, 2,2 डाइमिथाइल प्रोपाइल, और फिर ये नो कार्बन है तो नो नेम। देखो एक बार दोबारा से देखो, पहले आपने नंबरिंग कर ली सबसे लंबी चेन, अब बात आती है ब्रांचिंग की, नेमिंग कैसे करें। तो देखो अगर ओनली ये 3 कार्बन की, देखो मैं वैसे 3 कार्बन की चेन बन रही है, जो साइड वाली ब्रांचिंग की बात करें तो 3 कार्बन के लिए क्या आता है प्रोपाइल, 3 के लिए आ गया प्रोपाइल, पर प्रोपाइल में भी 2 ग्रुप और छूट गए। तो इसमें भी क्या है, अगर हम साइड में भी करते हैं तो इसके अंदर ये दूसरे कार्बन पे मिथाइल ग्रुप 1 और 1 ये, तो इसमें भी देखो 5 कार्बन पे भी अंदर 2,2 डाइमिथाइल, ये हो गया प्रोपाइल, और फिर आपकी ये पूरी चेन हो गई 9 कार्बन की नॉन एन। तो ये थी आपकी सिंपल, जैसे हम नोमेनक्लेचर ऑफ एल्केन्स का, इसमें आप और भी एग्जांपल डिस्कशन कर सकते हैं। नेक्स्ट हम इसमें डिस्कशन करेंगे आइसोमर्स। नेक्स्ट हम जैसे इसमें डिस्कशन करेंगे आपके आइसोमर। जैसे सपोज सबसे पहले एग्जांपल लेते हैं ब्यूटेन, आपसे पूछे ब्यूटेन के कितने आइसोमर पॉसिबल हैं, तो पहले ब्यूटेन की स्ट्रक्चर हमने बना ली, CH3 CH2 CH2 CH3। आइसोमर्स क्या होते हैं ये आपने पहले पढ़ लिया होगा, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट हैव डिफरेंट स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट। जैसे हम ब्यूटेन के बना रहे हैं, एक तो सिंपल ये हो गया, दूसरा इसका ब्यूटेन का ये बन सकता है CH3CH, इसका नाम तो होगा आपका ब्यूटेन, और इसका हो जाएगा आपका 2 मिथाइल प्रोपेन। तो देखो ब्यूटेन के 2 आइसोमर हैं। अब दोनों आइसोमर कैसे हैं, देखो दोनों में अगर कार्बन की बात करें तो 4 है, हाइड्रोजन 3 to 5 to 7 और 3 10, C4H10 है, 3 to 5 to 7 3 10, और इसमें भी 3 6 9 और 10 और 4 कार्बन है। तो देखो दोनों में कार्बन सेम है, हाइड्रोजन सेम है, तो आइसोमर्स क्या होते हैं, सेम आपका मॉलिक्यूलर फार्मूला बट हैव डिफरेंट स्ट्रक्चर अरेंजमेंट। देखो ये 3 कार्बन की मेन चेन है, ये 4 की, इसका नाम ब्यूटेन है, इसका 2 मिथाइल प्रोपेन है, मॉलिक्यूलर फार्मूला दोनों का सेम है, तो ये क्या कहलाते हैं आपके आइसोमर्स एंड फिनोमेना को आइसोमेरिज्म। तो ब्यूटेन के ऐसे 2 ही पॉसिबल है। ऐसे ही हम नेक्स्ट एग्जांपल ले रहे हैं, जैसे आपका पेंटेन, पेंटेन की बात करें तो सिंपली पेंटेन क्या होगा, CH3 CH2 CH2, ये है आपका पेंटेन, क्या है पेंटेन, 1 2 3 4 5 कार्बन के लिए क्या आ गया पेंटेन। नेक्स्ट आइसोमर में हम क्या कर सकते हैं, एक आप ब्रांचिंग बना दें, अब देखो ये नंबरिंग इस साइड से या इस पे भी ब्रांचिंग बनाएंगे तो सेम आइसोमर बनेगा। तो इसके और आइसोमर क्या पॉसिबल है, एक आइसोमर ये बन सकता है इसका, अब देखो पहले तो इनकी सिंपली नेमिंग, इसका नाम हो गया पेंटेन, और इसका क्या हो गया लंबी चेन तो ये हो गई आपकी, तो इसका नाम हो जाएगा आपका 2 मिथाइल ब्यूटेन। इसमें आपको मैक्सिमम 3 कार्बन की चेन बननी है, आप ये भी कर सकते हो, ये वाली सेलेक्ट कर सकते हो। इसमें क्या हो जाएगा 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन, क्या है 2,2 डाइमिथाइल, 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन। तो आपके पेंटेन के आइसोमर कितने हो गए आपके 3। मॉलिक्यूलर फार्मूला देखो सभी का
और H देखो 3 to 5 to 7 to 9 3 12। देखो यहाँ भी 3 to 5 to 7 to 9 और 3 12। और यहाँ की एक बात करें 3 6 7 to 9 3 12। हाइड्रोजन देखो 3 6 9 12 और हाई कार्बन 1 2 3 4 5। यहाँ भी 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। आप काउंट कर सकते हो, हर एक में कार्बन और हाइड्रोजन सेम है, तो इसलिए पेंटेन के आइसोमर है। और इसके 3 आइसोमर पॉसिबल है, वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर हम देखो आपको आइसोमर अलग बना ये कैसे पता चलेगा कि आइसोमर है या नहीं है। आइसोमर जो भी होगा अलग, उसकी नेमिंग अलग आएगी। जैसे कभी आप ये मत बना देना, जैसे एक तो आइसोमर ये है आपका पेंटेन का, आप कभी सोचो एक ये आइसोमर भी बन गया CH3 CH2 CH CH3 और CH3। सर एक आइसोमर ये भी पॉसिबल है। भाई ये आइसोमर पॉसिबल इसलिए नहीं है क्योंकि इसमें भी अगर नेमिंग करते हैं तो क्या थी इसकी 2 मिथाइल ब्यूटेन, तो अगर नेमिंग सेम आ गई तो इसका मतलब वो आइसोमर नहीं है। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए, स्ट्रक्चर अलग, और स्ट्रक्चर के साथ उसकी नेमिंग भी अलग आनी चाहिए, तब वो आपका आइसोमर पॉसिबल है। अगर आपका देखो स्ट्रक्चर इसकी और इसकी अलग अलग है लेकिन नेमिंग दोनों की सेम आ रही है, इसलिए ये आइसोमर नहीं रहेगा। इसमें आप इन दोनों में से कोई भी एक कंसीडर कर सकते हो, एक आइसोमर की कैटेगरी में आएगा। इसलिए पेंटेन के आइसोमर कितने हैं आपके 3 है। इस तरह आप बाकी के भी आइसोमर बना सकते हैं। तो ये थे आपके आइसोमर्स के बारे में। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन्स। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन्स। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन्स के अंदर फर्स्ट आपका पॉइंट क्या है, एल्केन्स आर ऑलमोस्ट नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। फर्स्ट क्या है आपका, एल्केन्स आर almost non-polar molecule. Alkanes are almost non-polar molecule because of the covalent nature of covalent nature of carbon and carbon hydrogen bond, carbon and carbon hydrogen bond, and due to very little difference of electronegativity and due to very little difference and due to very little difference of electronegativity between carbon and hydrogen atom, देखो क्या है फर्स्ट पॉइंट, एल्केन्स आर ऑलमोस्ट नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। जो आपके एल्केन्स हैं ये क्या होते हैं, ऑलमोस्ट मतलब लगभग नॉन पोलर मॉलिक्यूल होते हैं। नॉन पोलर का मतलब आपका देखो पोलर नेचर का मतलब वहां पोल्स का क्रिएट होना, पोल्स का मतलब आपका पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का सेपरेशन होना। लेकिन आपके एल्केन्स क्या होते हैं, ऑलमोस्ट नॉन पोलर मॉलिक्यूल होते हैं। क्यों होते हैं, बिकॉज ऑफ द कोवलेंट नेचर ऑफ कार्बन, क्योंकि आपका कोवलेंट नेचर होता है किसका, कार्बन और कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, इनका कोवलेंट नेचर होता है, इस वजह से नॉन पोलर है। और दूसरा क्या है, लिटिल डिफरेंस ऑफ, देखो ज्यादा अलग, जैसे आपका HCl का नेचर कैसा होता है, पोलर होता है। क्यों होता है,
क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ज्यादा डिफरेंस है, इस वजह से कोवलेंट बॉन्ड होने की बाद भी आपका क्या पोलर नेचर है। लेकिन यहाँ क्या है, एक तो दोनों का कोवलेंट नेचर है, प्लस कार्बन हाइड्रोजन के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस भी कम है। इस वजह से आपके जो एल्केन्स के मॉलिक्यूल क्या होते हैं, नॉन पोलर होते हैं। नेक्स्ट है दे possess weak van der Waals forces. They possesses weak van der Waals forces. Weak van der Waals forces. ये जो आपके एल्केन्स होते हैं, इनमें क्या होता है, जो वीक van der Waals, जो सबसे जो वीकेस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो पाया जाता है, वीक van der Waals फोर्सेज या डिस्पर्सन फोर्स होता है, तो इसके अंदर सबसे वीक van der Waals फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन पाया जाता है। इसी की वजह से दे possess weak van der Waals forces due to which, उसी की वजह से due to which C1 to C4 और गैसेज, जो C1 से C4 हैं वो तो आर गैसेज, एंड C5 टू C17 आर लिक्विड्स एंड C18 एंड मोर देन C18, so C18 या more than C18 are solids at 298 केल्विन। आपका 298 केल्विन टेम्परेचर पे क्या होते हैं, इनमें वीक van der Waals फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन पाए जाते हैं। और क्या कह रहे हैं, ड्यू टू विच C1 एंड C2, आपके जो C1 से C4 तो क्या है, गैसेज हैं, और C5 टू C17 क्या है, आपके लिक्विड। देखो C1 से C4 का मतलब जैसे कार्बन का मीथेन, इथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन तक तो आपके क्या है, गैसेज, और C5 का मतलब पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ओकेन, नोनेन, ऐसे C17 तक लिक्विड है। और उसके बाद C18 से और उससे ज्यादा वाले 298 केल्विन टेम्परेचर तक क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं। तो ये थी इनका नेचर के बारे में। नेक्स्ट जो हम प्रॉपर्टीज इसी में जो डिस्कशन कर रहे हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज में, नेक्स्ट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ डिफरेंट अल्केन्स आर इंक्रीज। The boiling point of different alkanes are increases with increasing molecular mass, are increases with increasing molecular mass, because van der Waals forces increases with increase in molecular size, because van der Waals forces increase with increase in molecular size और सरफेस एरिया ऑफ द मॉलिक्यूल, और
सरफेस एरिया ऑफ द मॉलिक्यूल। क्या कह रहा है, जो आपके बॉइलिंग पॉइंट है डिफरेंट एलिगेंस का वो इंक्रीज हो जाता है, स्टेडी इंक्रीज, धीरे धीरे जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा, साइज बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि वंडरवाल फोर्सेस है ना वो भी ज्यादा होंगी, जैसे जैसे मॉलिक्यूलर साइज होगा उतने ही ज्यादा होंगी। लेकिन आपका जैसे सपोज ये है, आपका ये है 5 कार्बन की चेन है, जैसे कोई भी, जैसे सपोज सिंपली हम बात करते हैं पेंटेन की, ये है आपकी जैसे पेंटेन है, और इसमें ये है आपकी ब्यूटेन है। तो अगर हम पेंटेन और ब्यूटेन में बात करते हैं, जैसे ये आइसोब्यूटेन है, 2 मिथाइल ब्यूटेन है, तो इन दोनों में अगर हम बात करें तो इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि ये स्टेट चेन है, स्टेट चेन में वंडरवाल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होंगी, और जहां ब्रांचिंग हो गई वहां आपका मॉलिक्यूलर शेप या साइज क्या हो जाता है, कम हो जाता है। जैसे अगर हम बात करें, एक तो आपकी 2 स्टेट कॉपी हैं, दोनों कॉपियों को आपस में आप चिपकाते हो, 1-2 बॉल को चिपकाते हो, तो 2 बॉल को चिपकाएंगे तो उनमें सरफेस एरिया कम होगा, सरफेस एरिया कम होगा तो वंडरवाल फोर्स कम होंगे, वंडरवाल फोर्स कम होंगे तो बॉइलिंग पॉइंट भी कम होगा। तो जहां भी ब्रांचिंग हो जाती है तो वो मॉलिक्यूल एक प्रकार से स्फेरिकल शेप एक्वायर कर लेता है, इस वजह से उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है, डिक्रीज। और लीनियर में आपका वंडरवाल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होते हैं, इसलिए वहां बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा। तो आज हमने हाइड्रोकार्बन्स की डेफिनेशन पढ़ी है, उसकी नोमेनक्लेचर, आइसोमेरिज्म एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन्स। ओके, थैंक यू।